अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है जी कि हम लोग रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो किस तरीके से लिख सकते हैं। सो इस लेक्चर में हम लोग जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसमें होगा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोज़ल्स जो हैं उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और क्या उनके मकासद हैं, और हम लोग उसे जो है वो सबसे पहले तो हम लोग लिखते ही क्यों हैं रिसर्च प्रपोज़ल। दूसरी चीज़ आ रही थी हमारे पास ये कि हम लोगों ने इसका क्या रिसर्च प्रपोज़ल का क्या स्ट्रक्चर है और इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। रिसर्च प्रपोज़ल के जब हम लोग कंटेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है ना प्लेंटी ऑफ सब हेडिंग्स आ जाती हैं जिनको हम लोगों ने एड्रेस करना है व्हाइल राइटिंग द रिसर्च प्रपोज़ल। सो हम लोग तमाम हेडिंग्स तो इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग जो है वो फर्स्ट फोर जो हेडिंग्स हैं उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। रिमेनिंग जो है हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर के हवाले से। सबसे पहले आता है जी कि क्या पर्पस है रिसर्च प्रपोजल का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसर्च प्रपोजल एक्चुअली है क्या। रिसर्च प्रपोजल एक ओवरऑल प्लान है, एक स्कीम है, एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रेटजी है जो कि आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने का बारे में बताती है। कौन से क्वेश्चंस? रिसर्च क्वेश्चंस के हवाले से। जो रिसर्च प्रॉब्लम्स आप लोग लेने जा रहे हो, ठीक है, जो आप लोग स्टडी करने जा रहे हो उसको आप लोग किस तरह से परसीव करते हो और देन आप लोग उसको किस तरह से जो है ना वो परसू करोगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है ना एक राइटिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर को लिखना, उसको हम लोग जो है ना वो रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल जो है ना वो एक डिटेल्ड प्लान होता है उन क्वेश्चंस को के बारे में आंसर्स को तलाश करना जो कि रिसर्च के लिए यूज़ हुए हैं। ठीक है, ये एक्चुअली किसी भी रिसर्चर के कंसेप्ट के बारे में बताता है कि टोटली वो रिसर्च को किस तरीके से जो है ना वो कंसेप्चुलाइज कर रहा है, उसके कंसेप्ट्स कितने किस हद तक क्लियर है। ठीक है ना, और वो उसकी यही जो रिसर्च प्रपोजल है ये उस रिसर्चर की डिज़ाइन की हुई स्टडी की वैलिडिटी के बारे में जो है ना और अप्रोप्रिएटनेस के बारे में भी बताता है। एक्चुअली रिसर्च प्रपोजल लिखे क्यों जाते हैं कि रिसर्च प्रपोजल में आप लोगों ने जो है ना वो किसी भी दूसरे पर्सन को जो है वो कन्विंस करना है कि आप जो स्टडी करने जा रहे हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, और वो जो आप लोगों ने प्लान की है वो बिल्कुल ठीक प्लान की है। अब वो दूसरा पर्सन जो है ना वो कोई एक ग्रांटिंग पर बॉडी भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई एक सुपरवाइजर भी हो सकता है आपका, कोई एक लैब में किसी भी लेबोरेटरी में या किसी भी जो है ना वो पीएचडी एमएस के लिए जो है वो एडमिशन के पर्पसेस के लिए भी हो सकता है। सो आप लोगों ने किसी भी दूसरे रिसर्चर को जो कि उस फील्ड का माहिर है उस पर्सन को जो है ना आप लोगों ने कन्विंस करना है कि हम ये जो रिसर्च करने जा रहे हैं ये रिसर्च जो है वो बहुत ही ज़रूरी है इस फील्ड को, और इसमें ये वाले जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने जो पिन पॉइंट किए हैं ये क्वेश्चन स्टिल अनएड्रेस्ड हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सो इस रिसर्च प्रपोजल के अप्रूवल के बगैर हो सकता है कि आप लोग अपनी रिसर्च जो है वो स्टार्ट ही ना कर पाएँ, या आप लोगों को किसी जैसे मैंने पहले बताया कि एमफिल या पीएचडी के लिए जो एडमिशन लेना है वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगा अगर आप लोगों का रिसर्च प्रपोजल जो है वो ठीक नहीं है। और अगर आप लोगों का रिसर्च प्रपोजल ठीक है, आप लोगों ने बड़े ही अच्छे अंदाज में फार्मूलेट किया, आप लोग सक्सेसफुल हो जाते हो किसी भी सुपरवाइजर को कन्विंस करने में, तो आप लोगों के एकेडमिक रिकॉर्ड्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा जितनी आप लोगों के वो प्रपोजल को इंपॉर्टेंस देते हुए आप लोगों को एडमिशन ग्रांट कर देगा। ठीक है, सो रिसर्च प्रपोजल जो है वो एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। मेन डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के हवाले से है वो इनकी जो है ना वो प्रोसीजर्स और मेथोडोलॉजीज की बेसिस के ऊपर है। हम लोगों ने क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा वीडियोस बना ली, हम लोगों ने उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर ली है। ठीक है, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, स्टडी डिज़ाइन क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कशन की है। सो ये पॉइंट को जो है ना मैं यहाँ पर जो है वो सम अप करता हूँ कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो रिसर्च प्रपोजल्स हैं उनमें मेन डिफरेंसेस जो है ना उनकी स्टडी जो मेथडोलॉजीज हैं, स्टडी डिज़ाइनिंग है उसमें आता है। बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो कम्प्रिहेंसिवली जो है ना वो सेम रहते हैं। इसी तरह से जो मैंने पीछे एक स्ट्रक्चर बताया रिसर्च प्रपोजल का, वो रिसर्च जो डिज़ाइंस हैं, ये सब हेडिंग्स हैं, ये फार्मूलेट्स हैं, ये वेरी कर सकते हैं जो है ना इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूशन और
ग्रांट टू ग्रांट, इवन सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर जो है ये वेरी कर सकता है और ये जो फॉर्मेट होगा वो हर इंस्टीट्यूट का या हर सुपरवाइजर का जो है ना वो अपना होगा कि वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, और फिर आप लोग भी उन्हीं पॉइंट्स को जो है वो राइट अप के अंदर जो है वो कंसिडर करोगे। अच्छा जी, कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल के क्या कंटेंट्स हैं। मेनली जो है वो इंट्रोडक्शन होगा, जो कि एक्चुअली ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू बताता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक्चुअली ये जितने भी कंटेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, अभी लिस्ट करने जा रहे हो, इन कंटेंट्स को हम लोग वन बाय वन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लिटरेचर रिव्यू सबसे पहले हमें बताता है, देन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और जिसमें हम लोग जो है वो अपनी स्टडी को पिन पॉइंट करते हैं। इसी तरीके से जो है वो कौन-कौन सी हमारी स्टडी की बायसनेस है, उनको हम लोग हाईलाइट करते हैं। एकदम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस जो कि हमारी स्टडी के हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस, तो आप लोगों का जो प्रपोज़ल है वो काफ़ी अपीलिंग होगा किसी भी एक रीडर के लिए। हाइपोथेसिस जो आप लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, इसी तरीके से स्टडी डिज़ाइन क्या आप लोगों ने अडॉप्ट की है, आप लोग किस तरीके से अपनी स्टडी को जो है वो प्रपोज कर रहे हो, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स क्या आप यूज़ करने जा रहे हो, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होंगी, स्टडी डिज़ाइन के बारे में जो है ना ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या एथिकल इश्यूज़ हैं, डाटा की प्रोसेसिंग आप लोग किस तरह से करेंगे, कौन कौन सी रिपोर्टिंग के अंदर आप लोग जो है वो पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, और कौन सी प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस आ सकती हैं आपकी स्टडी के दौरान। सो इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो आप लोग करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में जी, कि फ्रेमवर्क क्या है, आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है और कब ख़त्म होने जा रहा है। सो ये हमारे पास जो है ना वो कुछ एक कंटेंट्स की लिस्ट है, जो कि प्रपोजल को लिखते वक्त ये जनरल लिस्ट पॉइंट्स हैं। मैंने इससे पहले कहा वेरी कर सकते हैं, कुछ प्रपोजल्स के अंदर ग्रांट्स के बारे में पूछ लेते हैं, कुछ प्रपोजल्स के अंदर वो फंडिंग्स के हवाले से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल भी पूछ सकते हैं। सो ये वेरी करता है प्रपोजल टू प्रपोजल। सो कंटेंट्स के हवाले से बात करते हैं जी। कहते हैं जी कि रिसर्च प्रपोजल जो है ना वो शुड कम्युनिकेट, ये जो ऊपर हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किए उनको बड़े ही अच्छे अंदाज में इसको जो है ना वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्यों कम्युनिकेट करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले बताया कि ये एक तो नंबर वन ये ऐसा इतनी डिटेल्ड में आप लोगों ने प्रपोजल लिखना है कि अगर फ्यूचर में आप लोग किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो स्टक कर जाते हो, किसी रिसर्च जब आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन जब आप लोग किसी पॉइंट के ऊपर स्टक कर रहे हो, तो आप प्रपोजल की तरफ दोबारा से जो है ना वो आकर अपने मेन फोकस जो थीम है उसको जो है वो पिन पॉइंट कर सको। जो जब हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो एग्जॉस्टिव लेबोरियस लेबॉरेटरी वर्क करना पड़ता है। सो उस टाइम के ऊपर हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग इतने अच्छे अंदाज में नहीं कर सकते ड्यू टू लेबर वर्क फटीग। तो हम लोगों को जो है ना वो एक सपोर्टिंग एलिमेंट ज़रूर चाहिए, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर चाहिए होता है, जो हमें ये बार-बार याद दहानी करवाता रहे कि हम इस पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग स्टक कर रहे हैं, तो उसको हम लोग किस तरह का तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्चुअली वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होगा, वो आपका रिसर्च प्रपोज़ल होगा, जो आप लोगों को अपने मेन फ़ोकस से, जो मेन रोड से जो है ना, वो भटकने नहीं देगा। सो इसलिए रिसर्च प्रपोज़ल जो है ना, उसको एक अच्छे अंदाज़ में जो कि आप लोगों के लिए गाइडेंस का काम करे, हर स्टेप के ऊपर उस तरह से जो है ना वो लिखा होना चाहिए। दूसरा ये, जैसे मैंने पहले बताया, ये किसी सुपरवाइज़र को या रिव्यूअर को जो है वो अच्छे इतनी मेथोडोलॉजी जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी रैशनली डिज़ाइन्ड होनी चाहिए कि वो सुपरवाइज़र को कंप्लीटली जो है वो कन्विंस करे, क्योंकि सुपरवाइज़र ने आप लोगों के ऊपर काफ़ी हद तक इन्वेस्ट करना है। ना सिर्फ पैसा, बल्कि उसका कीमती टाइम भी जो है उसने आपके साथ स्पेंड करना है, और आपकी लेबोरेटरी के अंदर जो है वो प्लेस प्रोवाइड करनी है। सो इसलिए सुपरवाइजर को स्ट्रांगली कन्विंस करने के लिए आपका रिसर्च प्रपोजल जो है उसकी ख़ास तौर पे जो मेथोडोलॉजीज़ हैं वो बहुत ही जो है ना वो वैलिड और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। और ये तमाम चीज़ें आप लोगों को कहाँ से मिलेंगी? लिटरेचर रिव्यू से। comprehensive before writing the research प्रपोजल आप लोगों को एक कम्प्रिहेंसिव सा लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को उस रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से और उस फील्ड के हवाले से कंप्लीट नॉलेज हो, और एक आप लोग जो है ना एक अच्छा रैशनली डिज़ाइंड रिसर्च प्रपोजल जो है वो लिख सको, जिसका फ्रेमवर्क जो है वो काफ़ी कंसेप्चुअल बेस्ड हो, ठीक है, थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन जो है वो मेनली जो है वो स्टडी के अंदर हाईलाइट हो रही है और उसको एड्रेस किया जा रहा हो। इसी तरीके से हमारी जो जितनी भी रिसर्च
से रिलेटेड फाइंडिंग्स हैं, जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि लिटरेचर के अंदर किए गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। इसी तरह से गैप्स को आइडेंटिफाई करना ताकि आप लोग उन गैप्स को फिल अप करने के लिए रिसर्च की जा सके। ठीक है। सो हम लोगों ने जो मेथडोलॉजीज अडॉप्ट करनी है, उन मेथडोलॉजीज की वैलिडेशन भी हमें जो है वो लिटरेचर रिव्यू से मिलेगी। हर गर्ज ये कि रिसर्च प्रपोजल का हर एक स्टेप जो होगा वो आप लोगों के लिटरेचर रिव्यू से सपोर्टेड होगा। सो लिटरेचर रिव्यू करना, एक कम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास जो इंट्रोडक्शन का। और इंट्रोडक्शन में जो है ना हम लोग दो चीज़ों को जो है वो मेनली एड्रेस करते हैं। इंट्रोडक्शन जो है ना वो आप लोगों के लिए दो काम करता है। एक तो ये कि वो आप लोगों के जो बेसिक नॉलेज है उस फील्ड से रिलेटेड उसको ब्रॉड करता है, और दूसरा ये कि वो ये बताता है कि कौन कौन से मेथड्स और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर प्रीवियस लोगों ने जो है वो अडॉप्ट की है, और उनसे फिर क्या फाइंडिंग्स उनकी आई हैं। इससे आप लोगों को अपनी स्टडी फॉर्मुलेट करने में जो है ना वो बहुत हेल्प करती है, मिलती है। ठीक है। अच्छा, इसमें इंट्रोडक्शन को राइट अप करते वक्त एक चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट एरिया है, आप लोग जब भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट आप लोग करोगे बड़े ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव से। लेट्स से आप लोग किसी बैक्टीरियल प्रोटीएज के किसी अमाइनो एसिड के ऊपर जो है वो स्टडी करना चाहते हो, तो आप लोग जब इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करोगे तो आप कहानी स्टार्ट करोगे एंजाइम्स से रिलेटेड। एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन बताते बताते आप लोग एंजाइम के सोर्सेज और इस तरीके से जो है ना आप लोग मेन चीज़ों के बारे में, इंडस्ट्री के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस बताने में, एप्लीकेशन बताते हुए फिर देन जो है वो आप लोग एंजाइम के जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाओगे। स्ट्रक्चर के हवाले से फिर आप लोग उसकी डोमेन, देन इस पर्टिकुलरली आप आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना वो अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाना शुरू कर दोगे। यानी कि आप लोग जब भी इंट्रोडक्शन लिखते हो तो आप लोग जो है ना वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करते हो, और देन अपने जो है ना वो मेन जो प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, उसकी तरफ आते हो और उसको जो है वो हाईलाइट करने की और पिन पॉइंट करने की जो है वो कोशिश करते हो। सो इसके अंदर जो है ना वो हम लोग मेनली जैसे मैंने पहले बताया एक ओवरव्यू बताते हैं किसी भी स्टडी के हवाले से। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है हमारे पास कि प्रीवियसली इस स्टडी के ऊपर, इस एरिया के अंदर जो है वो क्या क्या स्टडी हो सकी हैं, किस तरह से स्टार्ट हुई थी इस एरिया के ऊपर स्टडी, और देन वो स्टडी जो है ना वो कैसे डेवलप करती रही, उसके अंदर क्या-क्या मॉडिफिकेशंस आती रही टाइम टू टाइम। ठीक है, क्या-क्या नए आइडियाज़ और फिलॉसफीज़ जो हैं वो इस इश्यू से रिलेटेड जो है वो डिज़ाइन होते रहे, और उनकी कैसे टेस्टिफिकेशन होती रही, कैसे उनकी रिजेक्शंस होती रही, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इन टर्म ऑफ प्रेवलेंस एंड इफ़ अप्रोप्रिएट। इसी तरीके से जी कि मेजर थ्योरीज़ क्या हैं, कौन-कौन से मेन इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस एडवांस सब्जेक्ट एरिया के अंदर जो है ना वो कंसिडर किए जा रहे हैं। फिर इम्पोर्टेंट जो हमारे पास थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं, हमारे सेंट्रल पॉइंट से। बात हम लोगों ने स्टार्ट की थी कहाँ से जी? के ओवरव्यू से, जो हमारे पास एक मेन एरिया था, सब्जेक्ट एरिया, जैसा मैंने कहा था एंजाइमोलॉजी एक सब्जेक्ट एरिया है, वहाँ से हम लोगों ने बात को स्टार्ट किया था, और देन हम लोग उसकी जो है ना वो ट्रेंड्स और सारी की सारी जो हिस्ट्री को कंसिडर करते हुए हम लोग जो है ना वो आ गए हैं अपने सेंट्रल प्रॉब्लम की तरफ, कि वो सेंट्रल प्रॉब्लम जो है ना वो क्या आ रहा है। फिर हम लोग आएंगे कि मेन फाइंडिंग्स अब तक क्या हो चुकी हैं इस कोर इश्यूज के अंदर, फिर उन फाइंडिंग्स के दरमियान में क्या क्या गैप्स आ रहे हैं, उन गैप्स को हम लोग जो है ना वो पिन पॉइंट करेंगे। सो ये सारे का सारा काम हम लोग जो है ना ये एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड है हमारे पास इंट्रोडक्शन का, कि एक इंट्रोडक्शन आप लोग रिसर्च प्रपोजल का किस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो है ना वो एक क्वालिटेटिव स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसमें हम लोग ये फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट इट मीन्स टू हैव अ चाइल्ड विद ADHD। ADHD स्टैंड फॉर अटेंशन डिफिक्ट्स हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक्चुअली ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो चाइल्ड होता है वो ठीक तरीके से जो है ना वो फोकस नहीं कर पाता ड्यू टू द अटेंशन डेफिशिएंसीज प्रॉब्लम, जो कि डिफरेंट चाइल्ड्स को जो है वो फेस करना पड़ती हैं। अच्छा जी, इस कंडीशन में हम ये एग्जांपल को जो है ना हम लोग अपने तमाम जो रिसर्च प्रपोजल की जो कंटेंट्स हैं उनके अंदर डिस्कस करते जाएंगे कि इसका हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, और देन हम लोग जो है वो किस तरीके से इनके जो बाकी के सारे स्टेप्स हैं उनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर सकते हैं। तो अच्छा जी, ये एक हमारे पास क्वालिटेटिव स्टडी है जिसको हम लोग जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं।
सो इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या कुछ आएगा? ऑब्वियसली सबसे पहले डेफिनेशंस आएंगी, सिम्टम्स आएंगे एडीएच के, कॉजेज आएंगे, देन इसी तरीके से मेडिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है एडीएच के ऊपर, क्या इफेक्ट है फैमिली लाइफ के ऊपर, क्या ट्रीटमेंट इसके जो है ना वो देखे जा चुके हैं, और क्या इम्प्लीकेशंस हैं जो कि अगर चाइल्ड जो है वो अनट्रीटेड फॉर्म में रहे, सो हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं एडीएचडी को। तो सो ये हमारे पास जो है ना वो पॉइंट्स हैं या वो सब हेडिंग्स हम लोग कह सकते हैं जो कि इंट्रोडक्शन की हो सकती हैं। जब आप लोग इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हो तो आप लोग इन सब हेडिंग्स को जो है वो एड्रेस करोगे एडीएचडी के लिखते वक्त। सो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास जो पॉइंट है वो है जी प्रॉब्लम। हम लोग मेन जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसकी तरफ आते हैं जी, कि क्या प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों को फील्ड के बारे में पता है, लेट्स से सपोज आप लोग जो है ना वो एंजाइमोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, आपका फील्ड ऑफ रिसर्च जो है यानी कि जो आप लोगों का इंटरेस्ट है वो एंजाइमोलॉजी के अंदर है, आप लोग चाहते हो कि आप एक अच्छे एंजाइमोलॉजिस्ट बन सको, तो आप लोगों को सबसे पहले जो है ना वो अ, अपनी रिसर्च डिज़ाइन करने से पहले उसका कम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, और उस लिटरेचर रिव्यू में आप लोगों को गैप्स आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे कि एंजाइमोलॉजी के अंदर अब जो है वो किस पॉइंट के ऊपर रिसर्च हो रही है, और उन रिसर्च के अंदर जो है ना वो क्या गैप्स आ रहे हैं, क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टिल अनएड्रेस्ड हैं। उन क्वेश्चंस को जो है ना आप लोगों ने राइट डाउन करना है। देन वही क्वेश्चंस जो होंगे आप लोगों के वो एक्चुअली आप लोगों की रिसर्च प्रॉब्लम्स होंगी, और उसी रिसर्च प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट जो है वो आप लोग रिसर्च प्रपोजल्स डिज़ाइन करोगे। सो एक रैशनल अप्रोच जो है ना वो बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों की अप्रोच रैशनल नहीं है तो आप लोग कभी भी जो है वो कन्विंस नहीं कर पाओगे एक सुपरवाइज़र को। सो आप लोगों को रैशनल डिज़ाइनिंग से जो है वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स को जो कि आप लोगों की स्टडी की बेसिस बन सकती हैं। स्पेसिफाई द वेरियस एस्पेक्ट्स और पर्सपेक्टिव ऑफ दीज इश्यूज, कि उन इश्यूज के क्या क्या जो है ना वो डायमेंशंस हो सकती हैं, डायरेक्शंस हो सकती हैं, उन डायरेक्शंस तमाम डायरेक्शंस को जो है वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है यानी कि जो प्रीवियसली लिटरेचर रिव्यू है उसके अंदर क्या गैप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, क्योंकि आप लोगों ने उन्हीं गैप्स को जो है वो फिल करने की कोशिश करनी है। ठीक है। So, मेन रिसर्च क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आंसर थ्रू योर स्टडी, उन तमाम को जो है ना वो आप लोगों ने हाईलाइट करना है। आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नॉलेज अवेलेबल है आप लोगों के क्वेश्चन से रिलेटेड, और उसमें डिफरेंट लिटरेचर्स के अंदर जो है वो क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, कौन सी अप्रोचेस हैं जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं। जो अप्रोचेस ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं आप लोग उनको जो है वो टेस्टिफाई करने की जो है ना वो कोशिश करोगे। अगेन रैशनल डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है ना वो इन गैप्स को फिल अप करते वक्त जो है ना वो रैशनल अप्रोच अडॉप्ट करो। रैशनल अप्रोच को अडॉप्ट किए बगैर जो है ना वो आप लोग किसी भी तरीके से उस स्टडी को जो है वो उस रिसर्च प्रपोजल को जो है वो सक्सेसफुली आप लोग जो है वो विन नहीं कर पाओगे। सो एग्जांपल वही एडीएच की लेते हैं जी कि व्हाट आर द इफेक्ट्स on the family of having a child with ADH in a family as identified in the literature। अगेन लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या इफेक्ट्स रहे हैं, ठीक है ना, उन इफेक्ट्स को हाईलाइट करना ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स नज़र आ सकें। इसी तरीके से लिटरेचर रिव्यू के अंदर ही चेक करना डिफरेंसेस के दीज इफेक्ट्स एंड द टाइप्स ऑफ फैमिलीज, उन फैमिलीज की क्या टाइप्स हैं जिनके अंदर ये इफेक्ट जो है वो देखने को हमें मिला, क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की गई उसको मैनेज करते वक्त बाय द फैमिली, क्या इफेक्ट्स आए लिटरेचर के अकॉर्डिंगली जो कि सिबलिंग्स के रिलेशनशिप्स के पे बेस करते हैं। इसी तरीके से उन फैमिलीज़ ने कि उस तरह से इफ़ेक्ट्स को कैसे परसीव किया, उनको कैसे कोप अप करने की कोशिश की, और चाइल्ड को किस तरह से जो है ना वो ट्रीट करने की कोशिश की। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हम लोग लिटरेचर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास मेन प्रॉब्लम के हेडिंग्स के अंदर आ जाएगी। देन आएगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एक्चुअली ये एक स्टेटमेंट है जो कि हमारी स्टडी के मेन आइडिया को और सब हेडिंग्स को जो है ना वो हाईलाइट करती है। इसके दो पोर्शन होंगे, एक होगा मेन आइडिया और दूसरे होंगे उसके सब ऑब्जेक्टिव्स। अब जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो हमेशा जो है वो यानी कि एक ऑब्जेक्टिव जो होगा सब ऑब्जेक्टिव वो हमेशा सिर्फ एक ही इशू को जो है वो हाईलाइट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मल्टीपल इश्यूज को जो है वो एड्रेस करते हों।
अगर आपके पास मल्टीपल इश्यूज हैं तो आप लोग उनके लिए मल्टीपल सब ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो राइट डाउन करो। ठीक है। ये एक्शन, और इसके लिए हम लोग एक्शन ओरिएंटेड वर्ब्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, जिसमें टू डिटरमाइन, टू फाइंड आउट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को लिख रहे हैं। क्वालिटेटिव स्टडीज़ क्वांटिटेटिव स्टडीज़ से यहाँ पर इस तरह से मुख्तलिफ होती हैं कि क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर जो है ना वो कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी जो है वो ज़रूरी नहीं हो सकती। यानी कि कोई, हम लोगों ने जब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में डिफरेंसेस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि क्वालिटेटिव स्टडीज़ जो हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, उनके अंदर हम लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को शो करवाते हैं, और उसमें हमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना नहीं होता। ठीक है ना, स्ट्रिक्ट हम लोगों ने जो है वो स्टडी डिज़ाइन को फॉलो नहीं करना होता। सो अगर स्ट्रिक्ट स्टडी डिज़ाइन नहीं है या प्री डिफाइंड स्टडी डिज़ाइन नहीं है तो फिर ऑब्वियसली उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो जो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स तो ऑब्वियसली इसका एक सेम ही रहेगा, लेकिन सब ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो वेरी कर सकते हैं। सो इस तरह से क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर हम लोग जो है ना वो सब ऑब्जेक्टिव्स को राइट डाउन नहीं करते, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही इसके अंदर जो है ना वो परसीव रहता है। फॉर एग्जांपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं एडीएच के हवाले से, कि उसके बारे में हम लोग सब जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये लेके चल रहे हैं कि क्या मतलब है जी इसका कि एक चाइल्ड जो है वो एडीएचडी एक फैमिली के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, या जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स हैं वो क्या फील करते हैं। अब इसके अंदर सब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो नहीं लिखे जा सकते। सब ऑब्जेक्टिव्स स्टडी डिज़ाइन के जो हमारे पास प्रोसीड करेगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिफाइन होते चले जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है जी हाइपोथेसिस, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस के बारे में हम लोगों ने एक कंप्लीट जो है वो डिस्कशन की है, एक मुकम्मल 1 से 2 लेक्चर जो है हम लोगों ने हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन के ऊपर जो है वो सर्व किए हैं। ठीक है, सो इसके हवाले से डिटेल नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हाइपोथेसिस क्या होगा कि जो भी आपके वेरिएबल्स, जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए हम लोग फार्मूलेट करते हैं जो कि बेस कर रहा है फ्रेमवर्क के ऊपर। अब एक स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी वो स्टडी कितनी जो है ना वो डाइवर्स है, और इसी के साथ साथ ये भी है कि हाइपोथेसिस ज़रूरी भी नहीं कि किसी भी एक स्टडी के अंदर हाइपोथेसिस का होना भी ज़रूरी नहीं कि मस्ट हाइपोथेसिस ज़रूर हो। इसके बारे में हम लोगों ने बड़ी डिबेट की है पीछे पिछली वीडियोस के अंदर। सो क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो क्वालिटेटिव स्टडीज़ में जो है वो मोस्टली जो हाइपोथेसिस होते हैं वो परसीव नहीं किए जाते, वो विदाउट हाइपोथेसिस इनको जो है ना वो ड्राइव किया जाता है, और इनकी जो है ना वो ओपन एंडेड स्टडीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती हैं क्वालिटेटिव स्टडीज़ के अंदर। सो यहाँ तक हम लोग जो है वो आज इसको डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ तक कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके मज़ीद जो है वो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।